नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल की एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और कर्क राशि के बारे में कि आपके जीवन में और आपके कुंडली में चंद्रमा का क्या प्रभाव है और इससे आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिल सकती हैं और आपके जीवन के अंदर आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं चंद्रमा के गुणों को जानने के बाद। साथ ही साथ आज हम ये भी बात करेंगे, अगर आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 घरों में किसी भी घर में कर्क राशि यानी कि 4 नंबर राशि है तो उसका आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को प्रेडिक्ट करना चाहता है, अपने चार्ट को समझना चाहता है या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो उसको चंद्रमा को समझना पड़ेगा। चंद्रमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा अगर आप ग्रहों में देखोगे तो जैसे सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, इसलिए चंद्रमा का बहुत महत्व है। चंद्रमा आपका मन है और आज के समय पर मन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय पर कई कोर्सेज सिखाए जाते हैं, कई कंसल्टेशन दी जाती हैं जिसमें व्यक्ति के मन को ताकतवर बनाया जाता है, उसके माइंड को ताकतवर बनाया जाता है। आपने कई बार एक ये कहावत सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसका अर्थ मतलब ये है कि अगर आप अपने मन से ही हार गए तो सब कुछ हार देंगे, परंतु अगर मन से जीत गए तो असलियत में भी जीत सकते हैं। तो इसलिए मन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के जो एट्रीब्यूट्स है उसमें सबसे पहला तो मन है, दूसरा है चंद्रमा आपकी माता को दर्शाता है, तीसरा चंद्रमा इमोशंस को दर्शाता है, इमोशनल है। साथ ही साथ फोर्थ है कि चंद्रमा अनप्रिडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। पांचवा, ये जो चंद्रमा है ये डार्कनेस को भी दर्शाते हैं क्योंकि रात के समय पर ये उदय होता है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो फ्लक्चुएशंस को भी दर्शाता है। चंद्रमा जल्दबाजी को दर्शाता है क्योंकि ये ऐसा प्लैनेट है इसका गोचर सबसे ज्यादा जल्दी होता है। कुछ कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिनका गोचर 1.5 साल 18 महीनों में होता है, परंतु चंद्रमा का 2.5 दिन के अंदर हो जाता है। तो इसलिए चंद्रमा जल्दबाजी को भी दर्शाता है। तो जहां पर आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी हाउस में होगा कुंडली के, वहां पर आपको ये वाले सभी गुण देखने को मिलेंगे। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो उसको आप भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो कृष्ण जी थे भगवान विष्णु के एक अवतार थे और वो चंद्रवंशी थे। तो जब हम कृष्ण जी की बात करेंगे तो उसमें आपको चंद्रमा के सभी गुण दिखेंगे। चंद्रमा में आपको भगवान कृष्ण जी के सभी गुण दिखेंगे। अब आप देखो कि चंद्रमा इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और भगवान कृष्ण भी कितने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो किसी पाठशाला में, किसी मंदिर में या फिर किसी धर्म स्थान पे नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान युद्ध भूमि में दिया, जहां पर सिर्फ युद्ध किए जाते हैं। मतलब किसी ने बात नहीं सोची होगी कि एक व्यक्ति जो ज्ञान दे रहा है दूसरे व्यक्ति को, वो युद्ध भूमि में दे रहा है। तो इसलिए बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है कृष्ण जी भी और चंद्रमा भी। साथ ही साथ अगर भगवान कृष्ण को देखोगे तो भगवान कृष्ण इतने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो सारथी बनूंगा। मतलब वो एक ऐसे योद्धा थे जो 1 मिनट के अंदर पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने कहा मैं युद्ध लड़ूंगा ही नहीं। साथ ही साथ चंद्रमा को ना चश्मे का कारक भी माना जाता है, चंद्रमा को मिरर्स भी माना जाता है, चंद्रमा जल को भी दर्शाता है। तो भगवान कृष्ण के अगर आप विजन को देखोगे तो बहुत ज्यादा दूर तक वो देख पाते थे, उनको पता था आगे जाकर क्या होगा, वो तो भगवान थे। तो ऐसे ही गुण चंद्रमा में भी है, वो मतलब विजन को भी दर्शाता है। तो जिन लोगों के यहाँ पर आंखों से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो उसमें चंद्रमा या सूर्य, इन दोनों का ही मतलब कोई ना कोई हाथ होता है, इन दोनों की ही कोई ना कोई खराबी होती है जिसके कारण आंखों से रिलेटेड समस्या व्यक्ति को आती है। तो चंद्रमा को आप आंखों का कारक भी मान सकते हैं। तो चंद्रमा ये जो प्लैनेट है ये आपके मतलब जीवन के अंदर जो भी लिक्विड है, जो भी केमिकल्स हैं, जो भी पानी है, उसको भी चंद्रमा ही मतलब रूल करता है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। अगर आप कृष्ण जी को देखोगे तो वो इतने ज्यादा इमोशनल हैं कि मतलब डाउन टू अर्थ भी और इमोशनल भी हैं कि जब उनका जो दोस्त है सुदामा, जब कृष्ण जी राजा बन चुके थे, द्वारका के द्वारकाधीश बन चुके थे, उसके बाद भी जब सुदामा बहुत गरीब था, वो जब उनके पास आया तो उन्होंने उससे कोई ईर्ष्या नहीं करी, कोई मतलब उसको ये नहीं उसको बोला कि भाई तू तो गरीब है तू चले जाए, फिर उसको इग्नोर मारा, नहीं। कृष्ण जी ने उसको बुलाया, अपने सिंहासन पे बिठाया और उसके चरण धोए उस और अपने आंसुओं से धोए। मतलब इतना ज्यादा प्यार, मतलब इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति। नहीं तो आज के समय पर अगर आप देखोगे कोई व्यक्ति पहले गरीब होगा और बाद में अगर वो अमीर हो जाता है तो गरीबों को पूछता भी नहीं है, ऐसा भी होता है। परंतु अगर आप कृष्ण जी को देखोगे तो बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा ताकतवर भी, क्योंकि भगवान कृष्ण एक ऐसे मतलब भगवान रहे हैं जिन्होंने साफ साफ बोला है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करता है तो वो पूजा भी मेरे तक ही आती है, मतलब वो मेरी ही पूजा करा रहा है। उन्होंने बोला सिर्फ मैं ही भगवान हूँ, ये भी कृष्ण जी ने बोला। अगर आप गीता पढ़ते हो तो उसमें आपको देखने को मिलेगी ये चीज कि भगवान कृष्ण जी ने साफ साफ बोला कि मैं भी भगवान हूँ। तो ये बोलने के लिए भी कितना मतलब ताकत चाहिए। और किसी अगर आप देखेंगे भगवान ने ये बात नहीं बोली कि मैं ही भगवान हूँ, सिर्फ कृष्ण जी ने ये बात गीता में बोली। अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे गीता तो आपको मिल जाएगा।
साथ ही साथ जो ये चंद्रमा है और जो कृष्ण जी है, इनमें एक और बहुत मतलब क्वालिटी है डार्कनेस। अब जहां पर हम डार्कनेस की बात करते हैं, यहाँ पर है कि कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि डार्कनेस में ही चीजें छुपाई जाती हैं। तो कृष्ण जी मायावी भी थे, कृष्ण जी को छल कपट भी आता था, मतलब यही क्वालिटी चंद्रमा की भी है। जहां पर कुंडली में चंद्रमा होगा या फिर कर्क राशि होगी, वहां पर भी व्यक्ति कुछ ना कुछ छुपा रहा है, वहां पर भी कुछ ना कुछ सीक्रेटिव है जो दुनिया के सामने नहीं आएगा। ये भी मतलब चंद्रमा और कृष्ण जी की क्वालिटी थी। चंद्रमा मतलब जितना ताकतवर है, कृष्ण जी भी बहुत ताकतवर थे। कृष्ण जी ने बचपन में ही कंस जैसे इतने शक्तिशाली राक्षस का वध किया। और अगर आप देखोगे तो चंद्रमा भी ऐसे ही है। जैसे कृष्ण जी देखने में विनम्र है, ऐसे ही चंद्रमा भी देखने में विनम्र है। परंतु चंद्रमा आपके मन की ताकत है, कृष्ण जी के पास असलियत में भी ताकत थी और मन की ताकत भी थी। कहने का अर्थ ये है, दोनों ताकत को भी दर्शाते हैं। अगर मन हार जाए तो आप दुनिया में हार गए, परंतु अगर मन जीत गए तो आप जीत गए। कहने का अर्थ ये है, चंद्रमा की जो ताकत है, चाहे वो दिखाई नहीं देते, परंतु वो बहुत ताकतवर प्लैनेट है। चंद्रमा मूड स्विंग्स को भी दर्शाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि चंद्रमा बहुत जल्दी गोचर करता है। चंद्रमा एक चलायमान प्लैनेट है जो चलता ही रहता है, कभी स्थिर नहीं होता। तो ऐसे जो मन होता है वो भी चलता रहता है, कभी शांत नहीं होता। कहने का अर्थ ये है कि जो चंद्रमा है वो इसलिए मूड स्विंग्स का कारक है, क्योंकि चंद्रमा इतनी जल्दी गोचर करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जिसके ऊपर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, उसके मूड भी आपको एक एक सेकंड में बदलते हुए दिख सकते हैं। मतलब व्यक्ति ऐसे अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उनके मूड बहुत जल्दी बदलते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा फ्लक्चुएशन भी है। आपकी कुंडली के जिस भी हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, उस हाउस के जो एट्रीब्यूट होंगे उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये भी चंद्रमा के कुछ मतलब वो है, एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसे ही जो चंद्रमा है उसके अंदर एक और उसकी बहुत बड़ी हमें कहानी देखने को मिलती है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं लॉयल भी नहीं है। भगवान कृष्ण को इससे आप मत जोड़िएगा इस वाली बात से, परंतु चंद्रमा लॉयल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप चंद्रमा को देखोगे तो उसकी एक कहानी आती है कि चंद्रमा की 27 वाइफ थी, 27 बीबियां थी, जिनको हम 27 नक्षत्र बोलते हैं। और उसमें से चंद्रमा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था, रोहिणी, वो भी एक नक्षत्र है। परंतु चंद्रमा और अपनी किसी पत्नी के ऊपर ध्यान नहीं देता था, सिर्फ रोहिणी के ऊपर देता था। उसके कारण उसे दक्ष प्रजापति से श्राप भी मिला था। परंतु वो अपनी पत्नी रोहिणी के साथ भी लॉयल नहीं रहा। उसने बृहस्पति की जो वाइफ थी उनके साथ अफेयर किया और इनकी एक संतान हुई जो थी बुध। तो इसलिए चंद्रमा की संतान बुध है। तो अगर आप देखोगे तो चंद्रमा ने अपनी लॉयल्टी भी नहीं निभाई। तो चंद्रमा को मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता। ये भी मैं आपको एक बात बता दूं। तो जब तक चंद्रमा ने मतलब मैरिज के लिए, जैसे उसके मतलब बृहस्पति की पत्नी के साथ उन्हें संबंध बनाए और उनकी एक संतान बुद्ध हुई, उसके बाद चंद्रमा की हर जगह बदनामी हो गई। तो जब चंद्रमा की बदनामी हुई तो उसको भगवान शिव ने शरण दी। तो इसलिए ही जो मंडे का दिन है, आपने कभी अगर सोचा हो कि मंडे का दिन ही क्यों भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, उनको मतलब सबसे शुभ दिन मंडे का माना जाता है, मंडे के ही लोग व्रत क्यों रखते हैं, इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को शरण दी, उसकी जो भी मतलब इज्जत थी उसको दोबारा बनाया, उसको अपने मस्तक के ऊपर स्थान दिया। ये भी भगवान शिव का एक उसके ऊपर बहुत बड़ा उद्धार था चंद्रमा के ऊपर। उसी के कारण आज चंद्रमा को पूजा जाता है। और मंडे का जो दिन है वो चंद्रमा के लिए नहीं, भगवान शिव के लिए बनाया गया। भगवान शिव ने उसको शरण दी और उसकी इज्जत बढ़ाई, अगर आप देखो तो इसलिए चंद्रमा को शादी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल नहीं माना जा सकता। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस में चंद्रमा और बुध का मतलब योग बन जाता है, 7th हाउस में चंद्रमा और बुध एक साथ अगर बैठ जाते हैं, तो इस योग को शादी के लिए बहुत बुरा माना गया है। कारण क्या है? चंद्रमा की शादी वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, चंद्रमा वैसे ही अपनी शादी में लॉयल नहीं रहा। साथ ही साथ जो बुध है वो मल्टीपल चीजों को दर्शाता है, और चंद्रमा और बुध की आपस में बनती भी नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब जो चंद्रमा और बुध है वो आपस में मतलब आप मानिए एनिमी है, तो उनकी बनती भी नहीं है, तो पहले ही योग अच्छा नहीं हुआ। साथ ही साथ जो बुध है मल्टीपल चीजों को दर्शाता है, और चंद्रमा की शादी अच्छी नहीं हुई, तो 7th हाउस में अगर अकेला बुध भी आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे में भी व्यक्ति की या तो मल्टीपल शादी होती है या फिर शादी चाहे एक हो, व्यक्ति के बाहर अफेयर हो सकते हैं। परंतु जब चंद्रमा और बुध एक साथ अगर दोनों ही बैठ जाते हैं, तो शादी के मामले में दोनों ही गड़बड़ है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में व्यक्ति की शादियां भी खराब होती हैं। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है, अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो या फिर चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में बन जाए, कि उनको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उससे शादी ठीक हो जाती है। तो ये तो थी चंद्रमा के विषय में क्या उसके एट्रीब्यूट है और उसका क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ सकता है। इसके और भी कई एट्रीब्यूट, कोई प्रभाव होते हैं, परंतु एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं जो आपके जीवन में कर्क राशि है, यानी कि 4 नंबर राशि, उसका क्या महत्व है। अब राशि तो ये चंद्रमा की है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं चंद्रमा के आपको बहुत सारे गुण देखने को मिल जाएंगे। परंतु जो कर्क राशि है, इसके कुछ अपने भी एट्रीब्यूट हैं। जैसे कि इसका एक एट्रीब्यूट है जेलेसी। अब अगर किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस, यानी कि फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में कर्क राशि आ जाए,
अब ये जो फर्स्ट हाउस है ये आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सेल्फ है, आपका माइंड है। फर्स्ट हाउस आपका नेचर कैसा होगा उसको भी दर्शाता है, फर्स्ट हाउस उसको भी दर्शाता है कि व्यक्ति दिखता कैसा होगा। तो यहाँ पर जब 4 नंबर लिखा होगा तो आपके पर्सनैलिटी में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाएगा, कर्क राशि का बहुत ज्यादा प्रभाव आ जाएगा। तो ऐसे में आप चाहे दूसरे व्यक्ति की बहुत ज्यादा मदद करें जब तक वो सफल ना हो जाए, परंतु अगर वो व्यक्ति सफल हो गया और आपसे आगे निकल गया तो हो सकता है कि आप जेलस भी हो। ये चंद्रमा की एक थोड़ी बुरी क्वालिटी है, बात सुनने में कड़वी लगेगी परंतु ये सच है, आपको देखने को मिल जाएगी। अगर कर्क राशि कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि लगन में होगी तो ऐसे व्यक्तियों का मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। 2 मिनट पहले खुद मजाक कर रहे होंगे परंतु 2 मिनट बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाएंगे, यानी कि इनको मनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर अगर फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि होगी तो ऐसे लोग अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखते हैं, दूसरों के सामने उजागर नहीं होने देते क्योंकि डार्कनेस है। साथ ही साथ इन लोगों का मूड कभी तो बहुत अच्छा कभी बहुत बेकार, क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएशन को भी दर्शाता है। तो फर्स्ट हाउस में जब कर्क राशि आएगी तो ऐसे लोगों को मूड में भी आप कुछ बोल नहीं सकते, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, मूड के बारे में नहीं समझ सकते। और जब फर्स्ट हाउस में कर्क राशि आ जाएगी तो वो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका नेचर है, तो आपका नेचर भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, लोग आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप कैसे हो। जैसे मैंने आपको कृष्ण जी की कहानी सुनाई उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि कर्क राशि भी जहां पर आएगी वहां पर भी आप बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो। साथ ही साथ ये मूड स्विंग को दर्शाता है, अनप्रिडिक्टेबल ऐसा व्यक्ति बन जाता है, परंतु ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, मन का शांत होता है, दूसरों से बात करनी इसको पसंद होती है क्योंकि ये भी चंद्रमा के गुण है, शांत है मतलब व्यक्ति। पर अगर 4 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में आ जाएगी ऐसे व्यक्ति सोच विचार बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि चंद्रमा तो मन का ही कारक है और चलायमान है, चल राशि है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार कर सकते हैं। तो ये भी इनकी समस्या है। तो इसके लिए इनको क्या करना चाहिए, एक चांदी के गिलास में तो पानी पिए या फिर किसी भी गिलास में पानी पीते हैं उसमें चांदी का एक सिक्का डालकर पानी पिए, तो उससे भी इनके जीवन के अंदर ये समस्या दूर हो जाएगी और मन इनका काबू में आ जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के आपको इस प्रकार के कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब जब कुंडली में सेकंड हाउस में कर्क राशि आएगी, अब हम राशि के ऊपर बात करेंगे सिर्फ, सेकंड हाउस में जब कर्क राशि आएगी तो उसका क्या प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। तो अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये जो सेकंड हाउस है आपके धन का है, आपकी फैमिली का है, सेकंड हाउस है आपके फाइनेंसेस का, आपके खाने का, फूड का। तो ऐसे लोग अपने परिवार के बारे में हो सकता है कि दूसरों से कुछ चीजें छुपाएं, ऐसे लोग अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल हो क्योंकि चंद्रमा इमोशनल भी है, आपकी इमोशन को भी दर्शाता है। तो इसलिए सेकंड हाउस में अगर होगा तो उसको अपने परिवार से बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो सकता है। तो सेकंड हाउस में जब कर्क राशि आएगी तो ऐसे लोग फूड से रिलेटेड दुनिया से कुछ छुपा सकते हैं, इनको फूड से भी अपना कनेक्शन दिखेगा इमोशनल, मतलब उस सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट है ये फूड, परिवार और ये पैसा, तो इन सभी से रिलेटेड उसको कनेक्शन दिखेगा अपने से इमोशनल वाला। तो इसलिए हो सकता है ऐसे लोग फूड को लेकर भी बहुत इमोशनल हों, ऐसे लोग फूड से रिलेटेड कुछ छुपाएं, जैसे कि घर में तो बहुत सात्विक खाते हैं परंतु बाहर जाकर तामसिक राजसिक खाते हैं, ये भी हो सकता है। अपने परिवार की कुछ बातें छुपा सकते हैं, यानी कि उनके खानदान में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो उन्होंने आज तक कभी किसी को उजागर ना करा हो, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ अगर सेकंड हाउस में कर्क राशि आ जाती है तो ऐसे लोग पैसों के मामले में थोड़ी समस्या कभी बार हो जाती है, क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन भी आती है। फ्लक्चुएशन का अर्थ क्या हुआ कि कभी तो बहुत ज्यादा पैसा एक साथ आ जाएगा और कभी आना ही बंद हो जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि सेकंड हाउस है धन का है तो उसमें फ्लक्चुएशन है, तो कभी बहुत पैसा कभी बिल्कुल भी नहीं, और कभी कभार ऐसी लॉटरी लग जाएगी कि पूरी मतलब जिंदगी ही सफल हो जाएगी, ये भी इसको आप समझ सकते हो। साथ ही साथ ऐसे लोग कई बार देखने में आपको लग सकता है कि बहुत नॉर्मल है, इनके पास ज्यादा पैसा ना हो, परंतु क्योंकि पैसे के बारे में भी कुछ छुपा रहे हैं, परंतु हो सकता है इनमें बहुत पैसा हो। साथ ही साथ सेकंड हाउस में इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो कि व्यक्ति बहुत पैसा खर्च करता हो, व्यक्ति मतलब दिखने में बहुत अमीर लगता हो, परंतु जब आप उसको असलियत में जानोगे तो उसके पास कुछ भी ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर छुप भी रहा है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी है, यहाँ पर इमोशन भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारे चीजें आपको इनके सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट को देखने को मिलेगी। तो सेकंड हाउस में कर्क राशि होगी तो उसके कुछ इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। परंतु अगर सेकंड हाउस में आपके कर्क राशि है और आपको धन से रिलेटेड समस्या आ रही है, धन में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, तो ऐसे में आपको गौशाला जाना चाहिए, वहां पर कुछ समय बिताना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या हल हो जाएगी। ये भी इसको मैं आपको एट्रीब्यूट बता दूं, बहुत बड़ा ये एट्रीब्यूट है। तो ये एक उपाय है, आप जरूर करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब जब कुंडली के थर्ड हाउस में कर्क राशि आ जाएगी, यानी कि 4 नंबर कुंडली के तीसरे घर में लिखा होगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स का, थर्ड हाउस है आपके मेहनत, आपके पराक्रम का, थर्ड हाउस है शॉर्ट ट्रैवल्स का, थर्ड हाउस है डॉक्यूमेंटेशन का। तो ऐसे लोगों को कई बार मेहनत बहुत करते हैं परंतु मेहनत के अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति नहीं होती। कभी कभार इनके जो भी काम ये कराते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, उसमें डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। साथ ही साथ कई बार इनके जीवन में एक और समस्या आती है कि
इनको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिसमें इनको ट्रैवल के लिए पानी वाली जगह पर जाना पड़े। हो सकता है कि इनको खुद भी बहुत शौक हो कि पानी वाली जगहों पर ट्रैवल करें, क्योंकि थर्ड हाउस में ट्रैवल का हाउस है, उसमें कर्क राशि आ गई, पानी की राशि आ गई। तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर जाना पसंद हो जहाँ पर पानी हो। ये भी इनका एक एट्रीब्यूट हो सकता है। जब थर्ड हाउस में चंद्रमा आ जाता है और तब आपको कोई मतलब मेहनत का फल नहीं मिलता, यानी कि कर्क राशि आ जाती है तब आपको कोई मेहनत का फल नहीं मिलता, तब भी आप गौशाला जाए तो मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस धन का था। तो वहां पर अगर कर्क राशि आएगी और धन नहीं आएगा तो गौशाला जाएंगे। परंतु थर्ड हाउस है आपके पराक्रम का, आपके सिबलिंग्स का, तो आपके सिबलिंग्स के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। आपके सिबलिंग से आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। तो अगर कभी आपके सिबलिंग से रिलेटेड आपको कोई इशू आता है तब भी आप टूट सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको गौशाला जाना चाहिए। यानी कि जिस भी हाउस में 4 नंबर लिखा है और उस हाउस से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आपको गौशाला जरूर जाना चाहिए, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा आ रहा है और आपको ट्रैवल करने में समस्या आती है कि आपका मन बहुत है ट्रैवल करने का परंतु आप कर नहीं पाते, तो अगर उसमें कर्क राशि है तो ऐसे में आपको गौशाला जाए तो आपकी वाली समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। यानी कि जहां पर भी 4 नंबर लिखा है उस हाउस के जो भी एट्रीब्यूट हैं, तो अगर आप गौशाला जाएंगे और उन एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको कोई समस्या आ रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी और ये आप खुद भी नोटिस करेंगे। तो ये थे थर्ड हाउस में कर्क राशि के प्रभाव। अब जब कर्क राशि कुंडली के फोर्थ हाउस में आ जाएगी तो उसका क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ेगा। फोर्थ हाउस है आपकी मदर का, फोर्थ हाउस है आपके व्हीकल्स का, फोर्थ हाउस है घर का। तो ऐसे लोगों को अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन फील होगा। ऐसे लोगों को अपनी गाड़ियों, अपने वाहन से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ऐसे लोग अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, घर में कंफर्टेबल फील होगा। ऐसे लोगों को अपने घर से भी बहुत इमोशनल कनेक्ट हो सकता है। जैसे अपने कई बार लोग देखेंगे जो बोलते हैं कि ये घर हमने बहुत सालों पहले अपनी मेहनत से लिया था, चाहे आज उसकी प्राइस 100 करोड़ हुई परंतु वो कहते हैं हम बेचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्ट उस घर से है, उनकी मेहनत उस घर से जुड़ी हुई है, मतलब उनका एक कनेक्ट है उस घर से। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे वो कितनी मेहनत से कोई घर लें, जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती है बेच देते हैं, चाहे वो कितने ही साल उस घर में रहे हो। यही फर्क है। तो इसलिए अगर फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है तो व्यक्ति अपने घर, अपनी मदर और अपने वाहन से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनल रहता है। अब फ्लक्चुएशन को भी दर्शाता है चंद्रमा और कर्क राशि। तो अगर फोर्थ हाउस में कर्क राशि आती है तो ऐसे लोगों के कभी कभार अपनी मदर के साथ जो रिलेशन होते हैं वही फ्लक्चुएट करते हैं, कभी तो बहुत अच्छे कभी खराब। ऐसे लोग जब कोई गाड़ी लेने जाते हैं, जब कोई घर लेने जाते हैं तो हो सकता है कभी बार थोड़ी समस्या आए, परंतु इनका मन इन चीज़ों में ही है। क्योंकि कर्क राशि आपका मन है, चंद्रमा आपका मन है, तो अगर फोर्थ हाउस में कर्क राशि है तो आपका मन मेन इन्हीं चीज़ों से कनेक्टेड है। तो ये भी एक इसका इफेक्ट है। अब जब कर्क राशि फोर्थ हाउस में आती है तो फ्लक्चुएशन भी दर्शाती है, वहां पर डार्कनेस भी है। तो आप अपनी मदर के बारे में हो सकता है दुनिया से कुछ छुपाते हो, अपने व्हीकल्स के बारे में हो सकता है दुनिया से कुछ छुपाते हो। कहने का अर्थ है फोर्थ हाउस में जैसे कर्क राशि आ गई तो हो सकता है कि दुनिया को लगता हो आपके पास बहुत सारे व्हीकल्स हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर आपने देखे होंगे कि किराए पर मतलब कोई गाड़ी ले लेते हैं, सुपर कार ले लेते हैं, उसको 6 महीने तक चलाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा व्यूज उनके आ जाते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं। पर लोगों को ये लगता है कि तो गाड़ी इन्होंने खुद खरीदी थी। तो ऐसे में भी चीज़ें छुपाई जा सकती हैं। तो हो सकता है कि आपके पास या तो कोई गाड़ी ना हो और दुनिया को लगता हो बहुत गाड़ी है, परंतु इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आप मतलब पैदल जाना पसंद करते हो, मेट्रो में जाना पसंद करते हो और दुनिया को लगता हो कि आपके पास कोई गाड़ी, कोई व्हीकल नहीं है परंतु आपके पास है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे घर हों और लोगों को लगता हो कि आपके पास घर नहीं है। ये भी हो सकता है कि बस एक भी घर ना हो, लोगों को लगता है आपका बहुत बड़ा घर है, बहुत सुंदर घर होगा। कहने का मतलब जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर डार्कनेस है, वहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा भी रहे हो, वहाँ पर फ्लक्चुएशन भी है। तो अगर कभी घर लेने में समस्या, गाड़ी लेने में समस्या आती है या फिर अपनी मदर से कोई रिलेशन में इशू आता है तो ऐसे में भी आपको गौशाला जाना चाहिए, इससे भी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब अगर कुंडली के फिफ्थ हाउस में कर्क राशि आएगी, 4 नंबर आएगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिफ्थ हाउस है आपके चिल्ड्रंस का, फिफ्थ हाउस है आपके एजुकेशन का, फिफ्थ हाउस है आपके स्पिरिचुअलिटी का, फिफ्थ हाउस है आपकी हीलिंग का। इन सभी चीज़ों को फिफ्थ हाउस दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले कभी कभार एजुकेशन में फ्लक्चुएशन आ सकती है कि कोई ऐसा इवेंट जीवन में घटित हो कि एकदम से एजुकेशन रुक जाए, दोबारा स्टार्ट हो जाती है परंतु ऐसा हो सकता है, फ्लक्चुएट है ना, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। तो हो सकता है कि कभी पढ़ाई में मन लगे कभी ना लगे, ये भी इसका एक एट्रीब्यूट है। क्योंकि चंद्रमा एक चलायमान प्लैनेट है, हर चीज़ की जल्दबाजी रहेगी ऐसे व्यक्ति को, ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, ये भी इसका एक एट्रीब्यूट है। साथ ही साथ चंद्रमा की जब ये राशि कर्क राशि फिफ्थ हाउस में आती है तो फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड का भी है। तो हो सकता है कि आपने सोचा ना हो कि आपका मतलब आपको अभी बेबी करना है या फिर नहीं करना, परंतु अचानक से आपका मन बन जाए और बेबी हो जाए। कहने मतलब चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल भी तो हैं। तो हो सकता है एकदम से बेबी हो जाए, आपने सोचा ना हो कभी, दुनिया को आपने बोल रखा हो कि 3 साल 4 साल रुकने के बाद ही हम मतलब इस स्टेप को उठाएंगे, परंतु आप एकदम से आपके ये चीज़ हो जाए। यानी कि मतलब कुछ भी हो सकता है कहने को। और ये भी हो सकता है कि जैसे आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन ना लगता हो, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो,
परंतु आपके जीवन में कोई ऐसा इवेंट घटित हो कि आप कोई ऐसी एजुकेशन चूज कर लें जो बहुत ही मुश्किल हो और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो जाए। कर्क राशि 5th हाउस में इसका ये भी इफेक्ट है। मतलब बिल्कुल जहां पर कर्क राशि, जहां पर चंद्रमा, ये दोनों चीजें हैं, वहां पर चीजें बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। जो नहीं सोचा वही हो सकता है, जो जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था वही होगा। तो जो एजुकेशन है, चाइल्ड बर्थ है और स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग है, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 5th हाउस हीलिंग को भी दर्शाता है। तो जब कर्क राशि 5th हाउस में आ जाती है तो ऐसे लोग हीलर बहुत अच्छे बन सकते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, काउंसलर अच्छे बन सकते हैं, लॉयर अच्छे बन सकते हैं। ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा एट्रीब्यूट है। तो 5th हाउस में है तो आप इन चीजों को चुन सकते हैं। अगर 5th हाउस में कर्क राशि और चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में कोई इशू आ रहा है, या फिर हीलिंग में कोई इशू आ रहा है, या आप हील नहीं हो पा रहे, आप कोई बीमार हो चुके हैं परंतु आप हील नहीं हो पा रहे, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, आप जुड़ नहीं पा रहे, यानी कि इस हाउस के एट्रीब्यूट से रिलेटेड कोई भी समस्या, तब भी अगर आप गौशाला जाते हैं तो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये आप करके देखिए, आपको इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि गौशाला चंद्रमा की राशि कर्क राशि है, तो ऐसे में आप जा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कुंडली के 6th हाउस यानी कि छठे भाव में जब कर्क राशि आ जाएगी तो क्या जीवन के अंदर समस्या आएंगी। तो जो 6th हाउस है तो है ही आपके जीवन में ट्रबल्स का। तो जब यहाँ पर 4 नंबर राशि आएगी, ये आपकी मामा का भी, आपकी मासी का भी है, तो आप अपनी मासी और अपने मामा, इनसे इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे, इनसे आपका ज़्यादा मन लगेगा। साथ ही साथ ये फ्लक्चुएशन का भी मतलब इसका एट्रीब्यूट है कर्क राशि का। तो जब ये 6th हाउस में आएगी तो हो सकता है कि आपके छुपे हुए एनिमी बाहर आए, क्योंकि जो ये कर्क राशि है इसका एक एट्रीब्यूट क्या है, डार्कनेस। तो जो 6th हाउस है वो है आपके छुपे हुए शत्रु। तो हो सकते हैं कि आपके जीवन में छुपे हुए शत्रु आपके एकदम से बाहर आए, ये भी हो सकता है। कभी कभी लोग पीछे से आपके जीवन में वार करें। अब 6th हाउस आपके कर्जों का है, आपके डिसीजेस का है। कोई हो सकता है आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाए जो अंदर ही अंदर होती रहे, जिसके बारे में आपको पता ना लगे, या फिर आपको पता लग जाए परंतु आप दुनिया को उजागर ना करो। ये भी हो सकता है कि अगर 6th हाउस में कर्क राशि है कि आपने दूसरों से कर्जे लिए परंतु उसके बारे में किसी को पता नहीं है, दूसरों से कर्जे लेने के बाद आप ऐश कर रहे हो, ये भी इसका एक एट्रीब्यूट है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लक्चुएशन भी है, ये कंपटीशन का भी हाउस है। तो कभी आप किसी कंपटीशन में गए, हो सकता है जो आपको लगता हो कि इसमें आप बिल्कुल भी मतलब सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाओगे, परंतु आप कर लोगे, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी हो रही है। अब जब 6th हाउस के बाद 7th हाउस में कर्क राशि आ जाएगी, 4 नंबर आ जाएगा, तो 7th हाउस है आपके स्पाउस का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी पार्टनरशिप का, आपके बिजनेस को भी ये दर्शाता है। तो अब कभी ना कभी आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा, कभी बहुत अच्छा नहीं। आपने सोचा होगा कि आप शादी नहीं करेंगे, परंतु अनप्रिडिक्टेबल है तो हो सकता है एकदम से आपकी शादी हो जाए। आपने सोचा होगा कि आप शादी करेंगे, आपको बहुत जल्दी होगी शादी करने की, क्योंकि चंद्रमा जल्दबाजी भी है, परंतु शादी नहीं हो रही होगी, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होंगी। साथ ही साथ आपके पार्टनर के साथ ही आपका सबसे ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट होगा, आपके पार्टनर से ही आप सब कुछ शेयर करते होंगे, क्योंकि 7th हाउस में आ गई अब 4 नंबर राशि, तो वहीं पर आपका सारा इमोशनल कनेक्ट जुड़ गया। साथ ही साथ जब 7th हाउस में 4 नंबर राशि आती है और वहाँ पर चंद्रमा आकर बैठ जाए, तो कभी बार ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकता है। आपका स्पाउस तो बहुत अच्छा होगा, परंतु ये प्रॉब्लम आपकी साइड से ही आएगी। मैंने बोला ना चंद्रमा की शादी बहुत अच्छी नहीं रही, तो जब 7th हाउस में आ जाता है तो प्रॉब्लम आपकी साइड से रहेगी, आपके पार्टनर की साइड से नहीं रहेगी। मतलब प्रॉब्लम आपके अंदर और उनके अंदर नहीं है। किस चीज़ की प्रॉब्लम है कि आपका मन अपनी वाइफ के साथ ना लगे, तो ऐसे में कई बार लोग बाहर अफेयर उनके हो जाते हैं। ये भी समस्याएं कई बार आपको देखने को मिल सकती हैं। तो चंद्रमा जब 7th हाउस में आते हैं तो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप में भी फ्लक्चुएशन रहती है, कभी बहुत अच्छी चल रही है, कभी नहीं चल रही। यहाँ पर जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके बिजनेस पार्टनर की भी हो रही है, यहाँ पे आपके स्पाउस की भी हो रही है। तो 7th हाउस में आपको इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 7th हाउस आपके मैरिज का है और मैंने बोला डार्कनेस है चंद्रमा, तो आप अपने मैरिज के बारे में कुछ छुपाओ, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से कुछ छुपाओ, ये भी इसका एक प्रभाव हो सकता है। फ्लक्चुएशन रहेंगी कि कभी अच्छा मैरिज, कभी अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे, तो उसके लिए भी गौशाला जाए। कोई भी समस्या है इससे रिलेटेड भी तो गौशाला जाए। पार्टनरशिप अच्छी ना चल रही है तो भी गौशाला जाए। तो ये थे 7th हाउस के कर्क राशि के प्रभाव। अब बात करते हैं अगर कुंडली के 8th हाउस में कर्क राशि आ जाएगी, 4 नंबर आ जाएगा, तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो जो 8th हाउस है ये भी ट्रबल्स का है, ये भी आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का है, पेन का है। तो जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाएगी जो अनप्रिडिक्टेबल होगी। जो आपका 8th हाउस है ये आपके ससुराल का भी है, क्योंकि आपकी वाइफ के 7th हाउस से सेकंड है ये, तो ये आपके ससुराल का भी हुआ। तो हो सकता है कि आप अपने साले, अपने ससुराल में जो आपके परिवार वाले हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आपका कनेक्शन हो, उनसे साथ आप इमोशनल फील करें। साथ ही साथ 8th हाउस तो खुद ही एक डार्कनेस है, 8th हाउस पताल है, 8th हाउस सिक्रेटिव है, मिस्ट्री है, और चंद्रमा और कर्क राशि का भी यही एट्रीब्यूट है। तो जब कर्क राशि 8th हाउस में आ जाती है तो ऐसे लोग पहले से ही चीज़ें छुपाते हैं, परंतु ऐसे लोगों को छुपी हुई विद्याओं का भी ज्ञान हो सकता है।
ऐसे लोग मतलब दिखने में बहुत सरल लगते हों, परंतु अंदर से इनको कुछ ऐसे ज्ञान हो जो नॉर्मल व्यक्ति कर ही ना पाए। ये एक बहुत अच्छी मतलब इसका एट्रीब्यूट है। परंतु कई बार कोई ऐसा इनके जीवन के अंदर पेन आ जाता है, एकदम से बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होता। कोई ऐसी बड़ी समस्या आ जाती है। चंद्रमा या फिर कर्क राशि जब 8th हाउस में होती है तो ऐसे लोग ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या फिर किसी रिसर्च के वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये वो काम कर सकते हैं, ये वो चीज़ें ढूंढ कर निकाल सकते हैं जो कोई व्यक्ति कर ही ना पाए। ये इसका एक बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, पेन का है और ऑकल्ट का भी है। तो जब आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उससे पहले पेन होता ही होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जब भी वो किसी मुकाम तक पहुंचता है, उससे पहले समस्याओं का सामना करना पड़ता ही है। तो बिना पेन के ट्रांसफॉर्मेशन होना मुश्किल है। तो जब आपका 8th हाउस में कर्क राशि आ जाएगी और आपके जीवन के अंदर बिल्कुल भी पेन नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है, तो आप समझिए कि आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं होने वाली। परंतु जैसे जैसे आपके जीवन के अंदर पेन आएंगे, नए नए मतलब चैलेंजेस आएंगे, तो आपके जीवन में भी उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसका एट्रीब्यूट है। तो 8th हाउस में अगर चंद्रमा है और वो आपको परेशान कर रहा है, या फिर कर्क राशि 8th हाउस में और वो आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी रिसर्च के काम से कनेक्ट हो जाए। कोई एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इनके बारे में सीखना शुरू कर दें, कोई रहस्यमय विद्याओं के बारे में आप सीखना शुरू कर दें, तो ये आपको अच्छा इफेक्ट देगा। परंतु जब 8th हाउस में कर्क राशि आ जाती है तो ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है। तो इनको अपने मतलब हाथ में या तो जो ईविल आई का ब्रेसलेट होता है उस टाइप का कुछ पहन के रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कार्य है कि चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो व्यक्ति को नजर भी बहुत जल्दी लगती है, मैं आपको बता दूं। और आजकल लोग नजर से बहुत परेशान है, तो इसलिए जिसकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, या फिर 8th हाउस में कर्क राशि है, या फिर 8th हाउस में चंद्रमा है, तब भी उन लोगों को ईविल आई जैसा कोई ब्रेसलेट या फिर काला धागा पहन के रखना चाहिए, तो उससे समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। साथ ही साथ जब 8th हाउस में कर्क राशि आई है तो वहां पर भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगी। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन और जो पेन है वो हो सकता है कि एकदम से बहुत सारा ना है, धीरे धीरे, कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी कम तो कभी ज्यादा, ऐसे वाला है। कहने का मतलब ये एट्रीब्यूट है ना, पेन, ट्रांसफॉर्मेशन, मूड स्विंग्स, इमोशंस, इमोशनल, इन सबको आप डार्कनेस, इन सबको आप उस हाउस से जोड़ दीजिए, आपको डिकोड हो जाएगा कि उस हाउस से रिलेटेड आपको करना क्या है। तो अगर कभी इन चीजों से रिलेटेड समस्या 8th हाउस में कर्क राशि है तो आप रिसर्च के काम में जुड़ जाइए, चाहे किसी भी चीज की रिसर्च हो, चाहे आप कोई काम करते हो उस चीज के रिसर्च में भी जुड़ जाएंगे तो भी आपको बेनिफिट देगा। अब बात करेंगे अगर चंद्रमा की जो राशि कर्क राशि है अगर ये कुंडली के 9th हाउस में आ जाए तो ये तो भाग्य का स्थान है। तो जब ये 9th हाउस आपके भाग्य में आ जाएगी तो आपके फादर, आपके गुरु, उनका आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। उनसे आपका इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, वो आपको ऐसा कोई रास्ता दिखा सकते हैं जिससे आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। जब 9th हाउस में कर्क राशि आती है तो वहां पर भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कभी आप बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाएं, कभी आप सारा ही अपना धर्म का काम छोड़ दें, कभी आप लोगों की सेवा करनी शुरू कर दें और कभी बिल्कुल ही आप सोचें कि नहीं मैं नहीं करूंगा। फ्लक्चुएशन है वहां पर। और आप अपने फादर और अपने गुरु से रिलेटेड बातें हो सकता है दुनिया से कुछ छुपाते हो, आपके कोई गुरु हो परंतु दुनिया को लगता हो कि इस व्यक्ति ने कभी कोई गुरु बनाया ही नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि उस चीज से कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप छुपा भी रहे हैं, परंतु इमोशन आपके उसी हाउस से जुड़े हुए हैं। आपके फादर और आपके गुरु के साथ ही आपका सबसे ज्यादा मन लगता है, ये भी हो सकता है। अब जब 9th हाउस में कर्क राशि आ जाती है तो 9th हाउस आपके धर्म को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोगों को अपने धर्म के साथ भी बहुत कनेक्शन होता है। ऐसे लोग अगर भगवान से जुड़ते हैं तो उनके साथ भी इमोशनल फील करते हैं, उनका कनेक्शन जल्दी बनता है। तो इसलिए अगर 9th हाउस में आपके कर्क राशि है और आपको मतलब भगवान से जुड़ना है तो आप देखोगे कि दूसरों से ज्यादा जल्दी आपके साथ भगवान कनेक्ट करेंगे। ये इसका एक मतलब अच्छा एट्रीब्यूट है। साथ ही साथ 9th हाउस आपके भाग्य को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो आपका भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि कर्क राशि 9th हाउस में आ गई तो उसका मालिक अगर अच्छा होगा तो आपका भाग्य अच्छा होगा, परंतु मालिक खराब होगा तो भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा। परंतु अगर 9th हाउस में आपके कर्क राशि आ जाती है और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप रोज अपने गुरु और अपने पिता के पैर छूने शुरू करिए, फिर देखिए कैसे आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है, कैसे उनका सपोर्ट प्राप्त होता है। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, परंतु ये छोटी छोटी रेमेडीज ही आपके जीवन के अंदर आपको सफलता दिलाती हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको ऐसे व्यक्ति हैं जिनको धर्म के ग्रंथ पढ़ने बहुत पसंद हो, धर्म के बारे में जानना बहुत पसंद हो, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि मन आपका जो कर्क राशि हो आपका मन भी तो है, तो आपका मन जब वहां पर है तो हो सकता है कि ऐसा भी हो। साथ ही साथ जब भी चंद्रमा या फिर कर्क राशि आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में होगी उसके जो भी रिलेटिव होंगे, इसका एक और एट्रीब्यूट होता है कि वहां पर जो आपके एक्शंस होंगे वो जस्टिफाइड नहीं होंगे। मतलब जैसे हम 9th हाउस की बात कर रहे हैं तो 9th हाउस में जब कर्क राशि आ जाएगी तो आप अपने गुरु और अपने फादर के साथ कोई ऐसा बिहेव कर सकते हैं, कोई रूड बिहेव कर सकते हैं, कोई ऐसा बिहेव कर सकते हैं जो बहुत अच्छा ना हो, परंतु आपको पता भी नहीं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरे वाले को आप मतलब अपने फादर और अपने गुरु को आप ये बात समझा भी नहीं सकते कि आपने ऐसा उनके साथ बिहेव क्यों किया, ये भी आपको देखने को मिलेगा।
थर्ड हाउस में सिबलिंग्स के साथ, फोर्थ हाउस में मदर के साथ, सेकंड हाउस में अपने परिवार के साथ, सेवंथ हाउस में अपनी वाइफ के साथ। तो जब सेवंथ हाउस में कर्क राशि आती है, मैं आपको एक और बार बता दूं, तो जो वाइफ के साथ रिलेशन कभी कभार खराब होते हैं, उसका रीजन यही होता है कि आप कोई ऐसा बिहेव कर देते हो जिसके पास आपकी मतलब कोई आपके पास जस्टिफिकेशन होती नहीं है, मतलब आप जस्टिफाई कर ही नहीं पाते कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये भी रिलेशन खराब होने का कारण होता है। तो अगर सेवंथ हाउस में कर्क राशि है तो उन लोगों को चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाइफ से जो भी बात करें बहुत रिस्पेक्टफुली करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इनका मूड स्विंग हो सकता है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी बोल सकते हैं और इनके पास बाद में कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है, जस्टिफाई नहीं कर पाते अपनी बात को। ये इसका एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। तो वापस हम नाइन्थ हाउस पे आ जाते हैं। तो जब नाइन्थ हाउस में आएगी कर्क राशि तो हो सकता है अपने गुरु या फिर अपने पिता के साथ ऐसा कोई बिहेव करें जिसके लिए आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ना हो, आप उनको जस्टिफाई ना कर पाओ कि आपने ऐसा क्यों किया, और उससे आपके उनके रिलेशन खराब हो जाए। आप उनसे इमोशनल कनेक्ट हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, उनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, परंतु ये छोटी सी चीज़ भी आपके रिलेशन को खराब कर सकती है, चाहे वो किसी भी हाउस के रिलेटिव्स हो, किसी भी हाउस का रिलेशन हो। तो इसलिए नाइन्थ हाउस आपके पिता और गुरु का है, तो हो सकता है आपके बिहेव से उनके साथ आपके रिलेशन खराब हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे बात करें, सब कुछ करें, तो उससे ठीक रहेगा। और गुरु और पिता का अगर रोज आशीर्वाद लेते हैं तो ये नाइन्थ हाउस आपका अच्छा रहेगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके सारे ग्रह खराब है, आप कितनी मेहनत करते हो उसका आपको फल नहीं मिलता, परंतु अगर आपका भाग्य आपके साथ है तो जीवन में जो भी चाहोगे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और अच्छे गुरु और पिता भी भाग्य से ही मिलते हैं, उनका सपोर्ट भी भाग्य से ही प्राप्त होता है। तो अगर आपका नाइन्थ हाउस अच्छा है तो आपके गुरु और आपके पिता आपका सपोर्ट करेंगे, परंतु अगर नाइन्थ हाउस अच्छा नहीं है तो आपके गुरु और आपके पिता आपका सपोर्ट भी नहीं करेंगे। इससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नाइन्थ हाउस अच्छा है या फिर नहीं है। अब अगर कुंडली के 10th हाउस में कर्क राशि आ जाएगी तो क्या होगा। अब 10th हाउस आपके प्रोफेशन का, तो मैंने बताया था पहले कि आपका मन आपके वर्क प्लेस पे लगेगा, आपके प्रोफेशन आपके काम में आपका ज़्यादा मन लगेगा, आप अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। 10th हाउस आपके दादाजी को भी दर्शाता है, आपके पिता के परिवार को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपका जो मेन इमोशनल कनेक्ट हो आपके दादाजी के साथ हो, क्योंकि आपका जो 10th हाउस है वो आपके पिता का सेकंड हाउस है, यानी कि वो आपके दादाजी का मतलब एक तरह से हाउस है। तो हो सकता है आपका जो दादाजी है उनका आपके जीवन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो। साथ ही साथ जब 10th हाउस में कर्क राशि आ जाती है तो यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन तो आपको दिखेगी। तो हो सकता है कि कभी आपका मतलब बिजनेस एकदम से खत्म हो जाए, जीरो पर आ जाए, परंतु हो सकता है कभी आपका कोई बिजनेस जीरो पर हो एकदम से ऊपर चला जाए, क्योंकि फ्लक्चुएशन है। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होंगी कि आपने कभी सोचा हो कि यार मैं इस चीज़ का बिजनेस करता हूँ, परंतु आप नहीं करेंगे। पर कभी आपने ये सोचा कि यार इसका बिजनेस तो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं करूंगा, और कुछ साल बाद आप उसी चीज़ के बिजनेस की वजह से तरक्की पे हैं, मतलब आपने वो बिजनेस किया। चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो रही हैं। इस हाउस से रिलेटेड हो सकता है कि आप अपने ऑफिस की बातें, अपने फैक्ट्री की बातें, अपने वर्क प्लेस की बातें लोगों से छुपाओ, अपने घर वालों से छुपाओ। ये भी क्योंकि चंद्रमा छुपा हुआ भी है 10th हाउस में कर्क राशि है, तो वहाँ पर आपने कुछ छुपा भी रखा है। तो हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड बातें, अपने ऑफिस से रिलेटेड बातें, अपने काम से रिलेटेड बातें, अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें अपने घर वाले और अपने रिश्तेदारों से छुपाओ। ये भी पॉसिबिलिटी है। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी जॉब छूट जाती है परंतु घर वालों को बताते ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है उनकी कुंडली में 10th हाउस में कर्क राशि हो, क्योंकि उसका एट्रीब्यूट है, डार्कनेस है वहाँ पर। साथ ही साथ अब चंद्रमा की जब हम बात करते हैं इमोशनल कनेक्ट, तो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाए जिनसे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाए, इमोशनल कनेक्शन। क्योंकि चंद्रमा इमोशन है, आपका इमोशनल कनेक्शन है चंद्रमा। तो 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, आपके वर्क प्लेस का, तो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएं। अब अगर कुंडली के 11th हाउस में कर्क राशि आ जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। कुंडली के 11th हाउस में 4 नंबर लिखा होगा तो वो क्या दर्शाता है आपके जीवन में। तो जब भी कुंडली के 11th हाउस में 4 नंबर लिखा होगा तो 11th हाउस है आपके दोस्तों का, 11th हाउस है आपके बड़े भाई बहन का। तो ऐसे लोग अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कनेक्शन उनका रहता है। ऐसे लोग 11th हाउस आपकी डिज़ायर फुलफिलमेंट का भी है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो कि आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि पूरी होगी, वो एकदम से पूरी हो जाए। परंतु कोई ऐसी इच्छा भी हो सकती है जो आपने बहुत समय से सोच रखा है, पूरी करूंगा परंतु पूरी कभी हो ही ना। अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। 11th हाउस आपके सिबलिंग, आपके दोस्तों का है, मतलब बड़े भाई बहनों और दोस्तों का है। तो हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के बारे में अपने घर वालों और अपने रिलेटिव से छुपाओ, अपने जानने वालों से छुपाओ। या फिर ये भी हो सकता है कि 11th हाउस आपके इनकम को भी दर्शाता है। तो आपकी इनकम जितनी हो दूसरों को ना कभी पता लगे, लोग आपको अलग ही मतलब समझते हो कि ये व्यक्ति तो 50,000 रुपये महीने कमाता है परंतु आपको हमारे 5 लाख रुपये महीने के। ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी ये भी दर्शाता है ये। तो इसलिए 11th हाउस में अगर कर्क राशि आ जाएगी तो आपको इन चीज़ों से रिलेटेड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अब 11th हाउस में जब कर्क राशि आएगी तो आपका इमोशनल कनेक्ट, जैसे आपके
दोस्तों से है, आपके बड़े भाई बहनों से है, ऐसे ही आपकी इच्छाओं से भी आपका एक इमोशनल कनेक्ट हो सकता है कि आप जो भी अपनी इच्छा रखते हो उसमें भी आपका कनेक्शन जुड़ा हो। एक तो होता है ना कि एक व्यक्ति को फ़ोन लेना है और उसने ले लिया ख़त्म, परंतु एक व्यक्ति होता है यार मेरे को फ़ोन लेना है, मतलब आपकी इमोशनल बातें हो सकती है कि आपकी इच्छाओं से जुड़ी हों, कि जब आपको कोई पूछे कि आपकी वाली इच्छा पूरी है तो आप उसको कोई कहानी सुनाने लग जाओ, इमोशनल कहानी। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे लोगों का सोशल मीडिया पे फेमस कभी कभार हो जाते हैं किन चीज़ों से, इमोशनल बातें करके। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो मतलब पेट की वीडियोस बनाते हैं या फिर जो इमोशनल वीडियोस बनाते हैं वो जल्दी फेमस हो जाते हैं। तो उनकी कुंडली के अंदर कई बार हमने, हमारे पास तो रोज कई कुंडली आती है, तो हमने कई बार देखे कि 11th हाउस में कर्क राशि देखने को मिल जाती है, फिर चंद्रमा देखने को मिल जाता है। क्योंकि 11th हाउस सोशल मीडिया भी है, तो ऐसे लोग सोशल मीडिया पे भी जल्दी फेमस हो जाते हैं। कैसे? इमोशनल बातें करके, इमोशनल कंटेंट बना के। अब वो किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है, किसी भी मतलब नीच में हो सकता है, बट इमोशन वहाँ पर अगर आ रहे हैं तो ये भी उसका एक इफेक्ट है। अब जब कुंडली के 12th हाउस आखिरी हाउस में कर्क राशि जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा? 12th हाउस आपको हर चीज़ से फ्री कर देता है। 12th हाउस है आपके इन्वेस्टमेंट का, 12th हाउस है आपके फॉरेन सेटलमेंट का। तो जब चंद्रमा चलायमान है, आपका मन चलायमान है, तो जब 12th हाउस में चंद्रमा या फिर आपका कर्क राशि आ जाती है तो ऐसे लोगों को फॉरेन घूमना बहुत पसंद हो सकता है। ऐसे लोगों की इच्छाएं हो सकती हैं फॉरेन जाए। ऐसे लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट होता है अपनी दादी से बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस आपकी दादी का भी है। 12th हाउस में जब भी कर्क राशि आती है तो ऐसे लोगों को बोलने में भी समस्या हो सकती है, मतलब बोलते हुए फंबल करें, तुतलाएं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ये भी एक 12th हाउस में कर्क राशि आती है उसका एक एट्रीब्यूट है। ऐसे लोग जब कोई बात करते हैं तो जब ये इमोशनल बातें करते हैं, कैसी बातें करेंगे? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि यार मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करा था पैसा, उसके साथ मिलकर करा था, ऐसा हो गया। यानी कि जब ये कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे उसमें भी आपको इनके इमोशंस दिखेंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि जहाँ पर भी होगी वहाँ पर आपको जो भी व्यक्ति बात करेगा वो इमोशनल होकर करेगा, उस मतलब एट्रीब्यूट से रिलेटेड। ये भी एक 12th हाउस में कर्क राशि का प्रभाव है। अब जब कर्क राशि 12th हाउस में आएगी तो आप हो सकता है कि कोई फॉरेन से रिलेटेड ऐसा काम, कोई ऐसा बिजनेस कर लें जो कभी किसी ने ना सोचा हो, किसी को पता ना लगे। आपकी हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, क्योंकि वो 12th हाउस आपको हर चीज़ से फ्री कर देता है और चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ पर आप ऐसी ही सोच रख सकते हो कि जो किसी ने ना सोचा हो। तो 12th हाउस में होगा तो हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड ऐसा कोई बिजनेस, कोई ऐसा काम कर लें जिससे आपके जीवन के अंदर आपको सफलता प्राप्त हो, परंतु दुनिया के इसके बारे में कुछ ना पता हो। दुनिया को यही लगता है कि आप एक नॉर्मल से जॉब करते हैं, परंतु आप तो यहाँ पर लाखों छाप रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि 12th हाउस में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। आपके खर्चे छुपे हो सकते हैं कि आप जहाँ पर पैसा खर्च करते हो किसी को पता ही ना लगता हो। आप जहाँ पर इन्वेस्ट करते हो पैसा किसी को भी पता ही ना लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें 12th हाउस से जुड़ी हुई हैं। और 12th हाउस में जब कर्क राशि आएगी तो उसमें चंद्रमा और कर्क राशि के गुण भी जुड़ेंगे, जो कि है फ्लक्चुएशन, जो कि है आपके जीवन के अंदर इमोशनल, जो कि है आपके जीवन के अंदर डार्कनेस, कुछ छुपी हुई चीज़ें। तो जब 12th हाउस में व्यक्ति का कर्क राशि आ जाती है तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में जो पैसा खर्च करता है उसमें फ्लक्चुएशन होती है। मतलब कभी तो व्यक्ति सही डिसीजन लेके सही जगह पर पैसा खर्च कर देता है, परंतु कई बार वो लुट भी जाता है, ऐसा भी होता है। ये भी कई बार देखने को आता है। कहने का मतलब जहाँ पर चंद्रमा या फिर चंद्रमा की राशि होगी वहाँ पर आपको सारे एट्रीब्यूट देखने को मिलेंगे। अब चाहे आपकी कुंडली में किसी भी हाउस में 4 नंबर हो, एक रेमेडी जो हर कोई कर सकता है अगर उस हाउस से रिलेटेड समस्या आ रही है तो, और वो है गौशाला जाए। परंतु अगर 12th हाउस में है तो ऐसे लोग फॉरेन अगर जाते हैं तो भी उनके जीवन के अंदर उनको अच्छी मतलब तरक्की मिल सकती है। ये भी इसका एक इफेक्ट है। परंतु बेसिक रेमेडी जो हर कोई कर सकता है बिना कुंडली देखे वो ये है कि उनको गौशाला जाना चाहिए, तो उससे इनका कुंडली का 4th हाउस एक्टिव हो जाता है। परंतु एक बात याद रखिए, जब आपकी कुंडली के अंदर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन तीन मतलब घरों में 4 नंबर यानी कि कर्क राशि आ जाती है, तो आपको गौशाला अगर जाना है तो बहुत कम जाएं। यानी कि जब आपको समस्या है बस तभी जाएं, उसके अलावा गौशाला ना जाएं। क्योंकि जिस भी राशि के हाउस में आप जाते हो, जिस भी राशि की जगह पर आप जाते हो, आपका वो वाला हाउस एक्टिव हो जाता है। तो 6th, 8th और 12th ट्रबल का भी हाउस है। तो इसलिए 6th, 8th और 12th हाउस में अगर कर्क राशि आती है तो गौशाला भी बहुत मतलब कम जाए। इससे अच्छा ये है कि आप उस हाउस से रिलेटेड जो उसके एट्रीब्यूट है उससे रिलेटेड कोई काम करें। जैसे कि अगर 6th हाउस में कर्क राशि आती है तो ऐसे में आप डोनेट करना शुरू करें लोगों को। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपको डॉक्टर्स और लॉयर्स को पैसे देने पड़ सकते हैं अपने जीवन में। अगर आपको 8th हाउस से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप रिसर्च के काम में बिल्कुल जुड़ जाएं। अगर आपको 12th हाउस से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप फॉरेन जा सकते हैं, आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो आप ये काम करिए। मतलब अगर इन 3 हाउसेज में कर्क राशि है तो थोड़ा सोच समझ के गौशाला जाइए, क्योंकि वो आपकी समस्या को दूर भी करेगी परंतु दूसरी समस्या को उत्पन्न भी कर सकती है, क्योंकि ट्रबल वाले घर को आपने एक्टिव कर दिया। तो इसलिए इन 3 घरों के बारे में थोड़ा सोचिए, 6th, 8th और 12th। यहाँ पर अगर कर्क राशि हो तो गौशाला ना ही जाए तो बेटर है।
उसके लिए आप उससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। अगर 6th हाउस में कर्क राशि आ जाती है तो ऐसे लोग लॉयर से रिलेटेड जैसे कोई पढ़ाई कर सकते हैं, लॉ की कर सकते हैं, तो उससे भी इनकी समस्या दूर हो जाती है। डॉक्टर से रिलेटेड कोई मतलब काम कर सकते हैं, हीलिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, तो उससे भी 6th हाउस उनको समस्याएं नहीं देता। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपका ये जो कर्क राशि है अच्छे प्रभाव देती है। तो ये था कर्क राशि और चंद्रमा के बारे में छोटी सी जानकारी। इनके बारे में बोलने को बहुत कुछ है कि जो मतलब एक वीडियो में समाप्त करना बहुत मुश्किल है, परंतु आज हमने बात करी कि कर्क राशि का 1 से लेकर 12 घर तक आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा और चंद्रमा का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि और सूर्य के बारे में। धन्यवाद।